तो अभी हम लोग वर्क के बारे में समझते हैं कि वर्क एक्चुअल में होता क्या है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। अब और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। अब डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया है कि वर्क स्केलर है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने डॉट प्रोडक्ट लिया। और वर्क का डायमेंशन है ml2t⁻², और यूनिट्स है SI यूनिट जूल और CGS यूनिट है अर्क। उनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो एग्ज़ाम में पूछते भी हैं, और इसके ऊपर आंसर्स कभी कभार अर्क में दिए थे। तो 1 जूल इज 10⁻7 अर्क, इसको आप निकाल भी सकते हैं डिराइव करके। और इन जनरल हम वर्क को डिफाइन करते हैं इंटीग्रल F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब ये तब एप्लीकेबल है जब फोर्स वेरिएबल हो। अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वो इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तब ये बन जाएगा इंटीग्रल dr। और इंटीग्रल dr को हम लिख सकते हैं डेल्टा r। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। और तब हम लिख सकते हैं F डॉट डेल्टा आर वेक्टर, और डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं वर्क से रिलेटेड। अभी मैं आपको वर्क समझा रहा हूँ क्या वर्क कौन कर रहा है और वर्क किस पे कर रहा है। तो जो कौन कर रहा है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट बॉडी। और किस पे कर रहा है इसको अपन बोलते हैं सेकेंड बॉडी। तो एग्जांपल से यहाँ पे समझिए, थोड़ा डायग्राम एडजस्ट कर लीजिए। ये मैं अपने हाथ में बॉल पकड़ के ऊपर लेके जा रहा हूँ, किसी h हाइट तक ले गया मान लो। तो मैं हूँ फर्स्ट बॉडी और ये बॉल है सेकेंड बॉडी। तो मैं इस बॉल पे वर्क कर रहा हूँ, मतलब मैं फर्स्ट बॉडी हो गया और बॉल सेकेंड बॉडी। और वर्क इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे जो फोर्स लगा रहा हूँ उस फोर्स की वजह से ये बॉल ऊपर उठ रहा है। अगर वहीं पे रुका होता तो वर्क डन नहीं होता। तो इसी का मतलब है वर्क डन। मतलब ये दोनों चीज़ें जब हो रही हो और जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो साथ ही प्लस डिस्प्लेसमेंट, तब समझ लीजिए वर्क डन हो रहा है। तो अभी हम लोग मैथमेटिकली वर्क डन को समझ लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं केस 1, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F डॉट डेल्टा आर वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जिसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं FS cos थीटा। cos थीटा डॉट प्रोडक्ट में बातें आपको ये सब बातें पता होगी शायद। और थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसमें फोर्स लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल है थीटा। तो इनका डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का यहाँ से यहाँ तक हुआ है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे, ना कि पूरे बॉडी का डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अब आगे इसके एग्जांपल्स समझते हैं। और तो अभी हम लोग समझते हैं एक चीज़। आप लोगों ने सोचा होगा कि वाई स्केलर प्रोडक्ट, कुछ और क्यों नहीं। दो वेक्टर्स थे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जिनका मल्टीप्लिकेशन करना था, प्रोडक्ट करना था। तो वाई स्केलर प्रोडक्ट ही पहला आंसर तो हो गया क्योंकि वर्क स्केलर है। अब दूसरा इसका आंसर है कि स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बाद हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं। अब ये कॉस थीटा का मतलब समझते हैं। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक है एफ कॉस थीटा इंटू एस, और दूसरा एफ इंटू एस कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। पैरेलल किसके? द कंपोनेंट ऑफ फोर्स पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स ये जो लग रहा है जो थीटा एंगल पे है, यानी एंगल फोर्स और इसके बीच में। तो अब इसका कंपोनेंट निकाल सकते हो फोर्स का। दो कंपोनेंट, एक जो डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होगा जो होगा एफ कॉस थीटा, और एक जो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा।
इसको एफ परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसके वजह से कोई वर्क नहीं होगा। वर्क इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये वाला कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और अभी आगे जाके हम पढ़ेंगे कि 90 डिग्री के एंगल पे जब फोर्स लगता है तो वर्क डन नहीं होता है। खैर, अपने को इस चीज़ में ध्यान देना है कि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से हमेशा वर्क होगा, ना कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से नहीं होगा। और जो दूसरा केस है उसमें जो हम कंपोनेंट लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट का लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के पैरेलल हो, परपेंडिकुलर वाला नहीं। तो इसको हम बोलते हैं एस पैरेलल या एस कॉस थीटा। तो अगर ये बॉडी है जिस पे फोर्स एफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट एस है, एंगल है थीटा, तो जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है जो फोर्स के पैरेलल है इसको हम बोलेंगे एस पैरेलल। तो ये है एस कॉस थीटा, ये कंपोनेंट लेंगे, ना कि वो जो इसके परपेंडिकुलर हो, इसको हम बोलते हैं एस साइन थीटा। इसकी वजह से कोई वर्क नहीं होगा, जो भी वर्क है इस वाले कंपोनेंट की वजह से होगा, एस कॉस थीटा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और इस फोर्स के एक्शन में एक पार्टिकल है जो मूव करता है ए टू बी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 1,3 मीटर, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,6 -2 मीटर। तो हमें पूछा है कैलकुलेट वर्क डन। तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। अब हमें निकालना है सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, जो कि हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो आर फाइनल कितना है? आर फाइनल है 3 6 माइनस 2। इसको एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? वेक्टर 3 a कैप प्लस 6 j कैप माइनस 2 k कैप माइनस -2 i कैप प्लस j कैप प्लस 3 k कैप। बस इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करके आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन आता होगा। तो 3 में से -2 दीजिए, कितना हो गया? +2 5 आई कैप। 6 में से आप -1 लीजिए, कितना आएगा? -5
जे कैप और -2 में से आप -3 कीजिए, कितना हो गया -5। ठीक है, तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वर्क डन होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और फोर्स वेक्टर है हमारे पास 3i -2j + 4k। इसमें से इसका हम डॉट करेंगे 5i -5j -5k। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 15 -5 to 10 और 4 5 20 -20। आई होप मैंने सही सॉल्व किया। 15 फैक्टर 10, अच्छा माइनस और माइनस ही प्लस हो जाएगा, तो 15 10 25 में से 20 के 5 जूल शुड बी द आंसर। तो फिर मैंने कुछ गड़बड़ किया है, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस साइन आएगा जो कि मेरे से मिस हो गया था। 6 -1, इसे आप इसलिए आप पूरा परफेक्ट स्टेप में लिख के कीजिए तो आपका आंसर सही होगा। तो ये प्लस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा ये। तो 15 -30 इज -15 जूल, -15 इज द आंसर। क्योंकि मेरा पहला वीडियो है तो इसलिए थोड़ा सा नर्वस हूँ मैं, इसलिए गलती हो गया। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड वर्क डन बाय रोप ऑन ब्लॉक। अगर इस रोप को पकड़ के मैं इस ब्लॉक को नीचे लेके आ गया, एच हाइट नीचे, यहाँ से मैं इसको एच हाइट नीचे लेके आ गया, तो बताइए रोप ने ब्लॉक पे कितना वर्क किया। ये मान लो इनिशियल लेवल था, ये मान लो फाइनल लेवल है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्क डन के लिए 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन लगा रहा है और किस पे लगा रहा है वर्क डन। तो रोप ऑन ब्लॉक पूछा है, तो रोप ब्लॉक पे कौन सा फोर्स लगाएगा। ये रोप एक स्ट्रिंग है जो टेंशन फोर्स लगाएगा ऊपर, और इस ब्लॉक पे नीचे mg फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी की वजह से। तो हमें पूछा है रोप की वजह से, तो वर्क डन इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वर्क डन बाय रोप ऑन ब्लॉक R/P। इस तरीके से लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे फोर्स ड्यू ऑन ब्लॉक ड्यू टू रोप दैट इज टेंशन, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इस ब्लॉक का। इस ब्लॉक को आप एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हैं, आप फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ भी चुके हैं पहले। तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नीचे कितना हुआ h, तो डिस्प्लेसमेंट h। अब इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, दोनों में एंगल कितना, डिस्प्लेसमेंट हुआ है नीचे, दोनों में एंगल आएगा हो गया 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1, तो t -th। अब क्योंकि क्वेश्चन में टेंशन था नहीं और यहाँ पे हमें मालूम है क्योंकि ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, एक्सेलरेट करता तो वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, तो मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, तो t = mg, तो ये हो जाएगा -mgh वर्क डन बाय रोप ऑन ब्लॉक। दिस इज द आंसर।
ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम जो हमने माना है वो क्वेश्चन में गिवन था, या अगर नहीं भी दिया है तो भी हमें मान के चलेंगे कि इक्विलिब्रियम ही था, अनलेस अनटिल एक्सीलरेशन वर्ड यूज़ किया हो। इस चीज़ का इंपॉर्टेंट ये की कॉन्सेप्ट यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था। अभी इसका एक और वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। अभी इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन है कि जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी, ये ब्लॉक जो है एक्सेलरेट कर रहा है, पिछले क्वेश्चन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा था। तो अभी इसका आंसर कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले की तरह ही लिखेंगे, प्लस इसमें NLM का भी यूज़ आएगा। तो इस पर नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा टेंशन। अब NLM की इक्वेशन को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं हम लोग? जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव मानते हैं और जिसको अपोजिट उसको नेगेटिव। तो mg माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन g/2। क्वेश्चन में दिया है एक्सेलरेशन g/2 डाउनवर्ड ध्यान दीजिए। तो इसमें बहुत वेरिएशन किया है। तो हमें निकालना है टेंशन, क्योंकि हमें रोप की वजह से वर्क डन निकालना है। तो टेंशन क्या आ जाएगा? mg/2 आ गया टेंशन। तो वर्क डन बाई टेंशन ऑन रोप ऑन मास, फिर वर्क डन बाई टेंशन ही निकाल लेते हैं, दैट इज टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू -1 cos 180 है। अभी भी यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो जाएगा -dx। अब t का वैल्यू यहाँ से mg/2 पुट कर देंगे तो माइनस mgx/2 ये आ गया। दिस डिफाइन होगा। तो यहीं पे अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ना होकर अपवर्ड होता तो कैसे करते हैं? ये भी एक वेरिएशन पूछा जा सकता है। अगर ऊपर एक्सेलरेशन है तब हम इक्वेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, P माइनस mg इज इक्वल टू mg/2। तब टेंशन का वैल्यू आ जाएगा इधर जाके 3mg/2। तब इसका वैल्यू आ जाएगा फाइनली -3mgx/2। तो इस तरीके से बहुत वेरिएशंस किए जा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को जी इफेक्टिव के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, इफेक्टिव ग्रेविटी, वो भी बता देता हूँ। तो हम लोग इसको जी इफेक्टिव के तरीके से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस मास पे बैठ जाएंगे। इस मास पे हमें लगेगा कि मास मूव ही नहीं कर रहा है, तब एक्सेलरेशन फ्रेम का 0 हो जाएगा, मतलब उस मास का। लेकिन तब हमें नीचे की तरफ एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन देना होगा जो कि है g/2, जो इस फ्रेम के एक्सेलरेशन के बराबर ही था, क्योंकि ये सूडो फोर्स है। तो जी इफेक्टिव आ जाएगा 3g/2 g ग्रेविटी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम g/2, दैट इज 3g/2। और तब ये बॉडी रेस्ट में है तो हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू mg इफेक्टिव। तो ये आ जाएगा 3mg/2। तो वर्क डन डायरेक्टली लिख देंगे टेंशन फोर्स की वजह से -tx माइनस 3mg/2 3x/2। ये हमारा फाइनल आंसर।